पृथ्वी के बिल्कुल कोर से लेकर समंदर के किनारों तक भूगोल के इस खास एक्सप्लेनर में स्वागत है। इसे डिज़ाइन ही इसलिए किया गया है ताकि एसएससी परीक्षाओं का जो लंबा चौड़ा सिलेबस है वो एक बहुत ही विजुअल और दिलचस्प सफर में बदल जाए। कोई रटन विद्या नहीं, बस सीधे काम की बात। आज का एजेंडा एकदम क्लियर और सॉलिड है। शुरुआत होगी पृथ्वी की चट्टानों के निर्माण से, फिर ज्वालामुखी और महाद्वीपीय विस्थापन यानी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट को समझेंगे। उसके बाद समंदर की गहराइयों और कोरल पर बात होगी और आखिर में होंगे टॉप 5 प्रैक्टिस सवाल। ये सारे टॉपिक्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हाई यील्ड हैं। भाग 1, पृथ्वी की चट्टानों का निर्माण। इस सफर की शुरुआत जमीन के बिल्कुल नीचे से करते हैं, जहां सिलेबस की असल बुनियाद टिकी है। सबसे पहली चीज जो दिमाग में फिट करनी है वो है पेट्रोलॉजी यानी चट्टानों की पढ़ाई। और एसएससी में बार बार पूछा जाने वाला एक फैक्ट ये है कि चट्टानों की उम्र कैसे पता चलती है। जवाब है कार्बन डेटिंग के जरिए। ये एक ऐसा सवाल है जो कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव इग्नियस चट्टानों में क्या फर्क है, इसे ऐसे समझते हैं। इंट्रूसिव चट्टानें उस केक की तरह हैं जो ओवन के अंदर बहुत धीरे धीरे ठंडा होता है, जिससे उसके अंदर बड़े बड़े क्रिस्टल बन जाते हैं, जैसे ग्रेनाइट। वहीं एक्सट्रूसिव चट्टानें एकदम खौलती हुई चाशनी की तरह हैं जो किसी ठंडे फर्श पर गिरते ही तुरंत जम जाती हैं। इस वजह से इनमें बहुत छोटे या कांच जैसे क्रिस्टल बनते हैं, जैसे कि बसाल्ट। जब मैग्मा जमीन के नीचे ही फंसा रह जाता है तो वो अजीबोगरीब और दिलचस्प आकारों में जम जाता है। और ये टेबल तो जैसे मल्टीपल चॉइस सवालों की खान है। अगर मैग्मा का विशाल हिस्सा जमे तो वो बैथोलिथ है, सीधा या लंबवत जमे तो डाइक, लेटा हुआ यानी क्षैतिज जमे तो सिल कहलाता है। इसी तरह लेंस के आकार को फैकोलिथ, गुंबद को लैकोलिथ और तश्तरी जैसे आकार को लोपोलिथ कहते हैं। इन्हें जरूर याद रखना चाहिए। अगर सेडिमेंट्री चट्टानों की बात करें तो वो वक्त के साथ परत दर परत जमे हुए कच्चे आटे की तरह होती हैं। लेकिन मेटामॉर्फिज्म बिल्कुल अलग खेल है। ये उस कच्चे आटे को एक हाई प्रेशर सैंडविच मेकर में डालने जैसा है। जबरदस्त गर्मी और दबाव की वजह से वो पुरानी चट्टान एक बिल्कुल नए और कठोर रूप में बदल जाती है। पेपर सेट करने वालों को इन चट्टानों के रूपांतरण पूछने में बहुत मजा आता है। ग्रेनाइट बदलता है नीस में, चूना पत्थर बनता है संगमरमर और बलुआ पत्थर क्वार्ट्जाइट बन जाता है। इसे याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका ये ऐतिहासिक मारते हैं। ताजमहल मेटामॉर्फिक चट्टान यानी संगमरमर से बना है, जबकि लाल किला सेडिमेंट्री चट्टान यानी लाल बलुआ पत्थर का बना है। भाग 2, ज्वालामुखी और भूतापीय विशेषताएं। अब क्रस्ट की गहराइयों से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि जब ये मैग्मा सतह फाड़कर बाहर आता है तो असल में क्या होता है। यहाँ जो रासायनिक अंतर है वो बहुत दिलचस्प है। अगर सिलिका ज्यादा है, करीब 80%, तो चट्टान अम्लीय होगी यानी एसिडिक होगी। ये हल्के रंग की होती है और बहुत तेजी से ठंडी होती है। वहीं दूसरी तरफ अगर सिलिका कम है तो चट्टान क्षारीय या बेसिक होगी, जिसका रंग गहरा होता है और जो धीरे धीरे ठंडी होती है। ज्वालामुखियों के भी कई रूप होते हैं, सिंडर, फ्लड बसाल्ट, शील्ड, कंपोजिट और कॉल्डेरा। एग्जाम के लिए सबसे अहम पॉइंट यह है कि कॉल्डेरा इनमें सबसे ज्यादा विस्फोटक होता है। और ये 2 जीके के फैक्ट्स तो हमेशा काम आते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजोस डिल सलाडो है और भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ माउंट स्ट्रोम्बोली को कहा जाता है। भाग 3, महाद्वीपीय विस्थापन और समुद्र तल। सतह पर होने वाले विस्फोट तो देख लिए, पर अब बात करेंगे उस शानदार थ्योरी की जो बताती है कि ये विशाल महाद्वीप पूरी दुनिया में इधर से उधर कैसे खिसक गए। ये पूरी कहानी एकदम क्रोनोलॉजिकल है। 1596 में ऑर्टेलियस ने पहली बार नोटिस किया कि महाद्वीप शायद खिसक सकते हैं। फिर 1912 में अल्फ्रेड वैगनर ने अपनी मशहूर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी। उसके बाद 1930 में आर्थर होम्स का संवहन या कन्वेक्शन का सिद्धांत आया और आखिरकार 1962 में हैरी हेस ने सी फ्लोर स्प्रेडिंग के जरिए ये साबित कर दिया कि समुद्र का तल ही असल में इन महाद्वीपों को दूर धकेलता है। वैगनर का मानना था कि एक जमाने में सारे महाद्वीप मिलकर एक सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया बनाते थे, बिल्कुल किसी जिगसॉ पजल की तरह। जब ये अलग हुए तो अपने पीछे कुछ बहुत पुख्ता सबूत छोड़ गए, जैसे महाद्वीपों का आपस में सटीक जुड़ना, एक जैसे जीवाश्म या फॉसिल, प्लेसर जमाव, एक ही तरह की वनस्पतियां और महासागरों के दोनों तरफ मिलने वाली एक ही उम्र की चट्टानें। भाग 4, महासागरीय उच्चावच और कोरल। अब जमीन से आगे बढ़ते हुए सीधे समंदर में छलांग लगाते हैं और महासागरों के छिपे हुए भूगोल को एक्सप्लोर करते हैं। समुद्र तल के फैलने को एक विशाल कन्वेयर बेल्ट की तरह इमेजिन किया जा सकता है जो लगातार मटेरियल को बाहर धकेल रही है। इसके 4 मुख्य हिस्से होते हैं। पहला, महाद्वीपीय शेल्फ, जो सबसे उथला है और जहां पेट्रोलियम मिलता है। उसके बाद आती है ढलान,
फिर उभार और आखिर में गहरे समुद्र का मैदान, जिसे एबिसल प्लेन कहते हैं। मशहूर मारियाना ट्रेंच इसी गहरे हिस्से में मौजूद है। कोरल, जिन्हें समुद्र का वर्षावन भी कहा जाता है, बहुत ही नाजुक होते हैं। इनका ज़ूज़ेंथेली नाम के शैवाल के साथ एक बहुत ही गहरा सहजीवी रिश्ता होता है। कोरल ब्लीचिंग से बचने और जिंदा रहने के लिए इन्हें बिल्कुल सटीक माहौल चाहिए होता है। खारा पानी, अच्छी धूप, एकदम साफ पानी और 20 से 35 डिग्री सेल्सियस का तापमान। इसमें जरा भी गड़बड़ हुई तो पूरी रीफ खतरे में आ जाती है। भाग 5 शीर्ष 5 अभ्यास प्रश्न। अभी तक जो भी डिस्कस किया है उसे बिल्कुल पक्का करने का वक्त आ गया है। चलिए एक रैपिड फायर राउंड करते हैं ताकि एग्जाम के लिए ये फैक्ट्स एकदम सॉलिड हो जाएं। सवाल नंबर 1, लाल किला किस प्रकार की चट्टान से बना है और ताजमहल किस प्रकार की चट्टान से बना है? अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बात की थी। लाल किला सेडिमेंट्री चट्टान यानी लाल बलुआ पत्थर से बना है, जबकि ताजमहल मेटामॉर्फिक चट्टान यानी संगमरमर से खड़ा किया गया है। सवाल नंबर 2, किस प्रकार के ज्वालामुखी को सबसे विस्फोटक माना जाता है क्योंकि यह अपने आप पर ही ढह जाता है? इसका सही जवाब है काल्डेरा। ये इतना भयानक और विस्फोटक होता है कि ब्लास्ट के बाद इसका अपना ही शिखर पूरी तरह नष्ट हो जाता है। सवाल नंबर 3, 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसने दी थी, जिसमें पेंजिया नाम के सुपर कॉन्टिनेंट की बात कही गई थी? बिल्कुल सही, ये क्रांतिकारी सिद्धांत एल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। सवाल नंबर 4, समंदर के नीचे का वो कौन सा हिस्सा है जो सबसे उथला है और जो खास तौर पर पेट्रोलियम निकालने के लिए मशहूर है? अर्थव्यवस्था के लिए ये बहुत ही जरूरी हिस्सा है और इसे महाद्वीपीय शेल्फ या कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहा जाता है। और आखिरी सवाल, कोरल को जीवित रहने के लिए किस विशिष्ट मध्यम तापमान सीमा की जरूरत होती है? इसका जवाब है 20 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच। अब सोचने वाली बात यह है कि जिस तेजी से ग्लोबल क्लाइमेट बदल रहा है और समंदर गर्म हो रहे हैं, क्या ये नाजुक कोरल रीफ्स आगे बच पाएंगी? इस सवाल के साथ ही ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म होता है।